हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि ईवीएस के टॉपिक वाइज क्वेश्चन मैं करवा रही हूं। तो ये चौथा वीडियो है और आज का टॉपिक है पेड़ पौधे और जंतु। 3 टॉपिक से संबंधित मैं प्रश्न करवा चुकी हूँ। आप लोगों को सिलेबस की जानकारी है ही। यदि आपने सिलेबस आपके पास नहीं है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। पहला आपका टॉपिक था परिवार, तो इससे संबंधित 50 प्रश्न मैंने लिए थे। दूसरा आपका टॉपिक था भोजन, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, इससे संबंधित भी 50 प्रश्न मैंने लिए थे। और तीसरा आपका टॉपिक था आवास, तो इससे संबंधित मैंने 70 प्रश्न लिए थे। आज का जो टॉपिक है वह है पेड़ पौधे और जंतु, और इससे संबंधित प्रश्न जो मैं लेकर आई हूँ उनकी संख्या है 80, यानी कि 80 क्वेश्चन मैं आज लेकर आई हूँ। मैंने आप लोगों से पहली वीडियो में ही कहा था कि मैं प्रश्नों की संख्या धीरे धीरे बढ़ाऊंगी। तो मैंने आज जो प्रश्न लिए हैं उनकी संख्या 80 है और आज का टॉपिक है पेड़ पौधे एवं जंतु। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके पहले मैं प्रैक्टिस करवा चुकी हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। तब मैंने मिक्स्ड क्वेश्चन करवाए थे, यानी सभी टॉपिक के मिलाकर जो क्वेश्चन थे वो मैंने करवाए थे, और कुल 20 प्रैक्टिस की वीडियो मैंने आपको दी हैं। लेकिन अब मैं टॉपिक वाइज क्वेश्चन करवा रही हूँ। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। ईवीएस के अलावा हिंदी भी मैं पढ़ा रही हूँ। हिंदी के सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैंने पहले करवा दिए थे, और अब मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा रही हूँ। तो आप लोग वो वीडियो जरूर देखिए, क्योंकि हिंदी कंपलसरी है जूनियर प्राइमरी दोनों में ही, और दोनों ही के ही प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैंने पहले ही करवा दिए थे। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा एक कीट भक्षी पौधा है जो अपनी नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए कीटों का शिकार करता है? पहला है अमरबेल, दूसरा है घटपर्डी या नेपेंथिस, तीसरा है कैक्टस और चौथा है सूरजमुखी। तो इसमें से बताना है कि कौन सा कीट भक्षी पौधा है। तो इसमें जो आपका विकल्प उत्तर है वह है आपका बी विकल्प, घटपर्डी या नेपेंथिस। घटपर्डी ऐसे स्थानों पर उगता है, यानी कि जो घटपर्डी पौधा है ये ऐसे स्थानों पर उगता है जहाँ की मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी होती है। इसकी पत्तियां घड़े के आकार में बदल जाती हैं। जैसे ही कोई कीट इसके अंदर फंस जाता है, ऊपर का ढक्कन बंद हो जाता है और पाचक रसों द्वारा कीट को पचा लिया जाता है ताकि पौधे में नाइट्रोजन मिल सके। यह भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है, और ये सीटेट में कई बार पूछा गया है, तो आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, पौधे का कौन सा भाग मुख्य रूप से वाष्पोत्सर्जन और रंध्रों के माध्यम से गैसों के आदान प्रदान के लिए जिम्मेदार है? पहला है जड़, दूसरा है तना, तीसरा है पत्ती और चौथा है फूल। तो पत्तियों की सतह पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिन्हें रंध्र कहते हैं। इन्हीं रंध्रों के माध्यम से अतिरिक्त पानी को भाप बनाकर बाहर निकालते हैं, जो वाष्पोत्सर्जन कहलाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड व ऑक्सीजन का आदान प्रदान करते हैं। तो इसमें जो आपका उत्तर होगा वह होगा पत्ती, लीफ। सी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वे जंतु जो पर्यावरण की परवाह किए बिना अपने शरीर के आंतरिक तापमान को नियंत्रित और स्थिर रख सकते हैं कहलाते हैं? पहला है समतापी या गर्म खून वाले जंतु, दूसरा है असमतापी या ठंडे खून वाले जंतु, तीसरा है उभयचर और चौथा है सरीसृप। तो पूछा गया है कि वे जंतु जो पर्यावरण की परवाह किए बिना अपने शरीर के आंतरिक तापमान को नियंत्रित रख सकते हैं, तो वे कहलाते हैं समतापी या गर्म खून वाले जंतु। पहला विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। जैसे पक्षी है, मनुष्य है, कुत्ता, गाय, बिल्ली, ये सभी क्या है, ये समतापी और गर्म खून वाले जंतु हैं। चाहे बाहर कितनी भी गर्मी हो, चाहे कितनी भी सर्दी हो, लेकिन इनके शरीर का जो तापमान है एक समान बना रहता है। और इसके विपरीत जो असमतापी और ठंडे खून वाले जंतु होते हैं, ये अपने शरीर का तापमान नियंत्रित नहीं कर पाते। जैसे छिपकली है, सर्दियों के मौसम में शीत निंद्रा में चली जाती है और गर्मियों के मौसम में दिखाई देती है। तो अंतर याद रखिए, इसमें आपका पहला विकल्प उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। रेगिस्तानी ओक एक अनूठा पेड़ है जिसकी जड़ें जमीन में तब तक गहरी जाती हैं जब तक वे पानी तक ना पहुंच जाएं, और यह पानी इसके तने में जमा होता रहता है। यह पेड़ किस देश में पाया जाता है? पहला है अबू धाबी, दूसरा ऑस्ट्रेलिया, तीसरा रूस और चौथा राजस्थान, यानी कि भारत का जो राजस्थान राज्य है। तो रेगिस्तानी जो ओक है ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है।
अब रेगिस्तान लगा है तो ये कंफ्यूज करने वाला होता है, और कई लोगों को जिसको इसके बारे में पता नहीं है वो राजस्थान टिक करके आता है, लेकिन ये पूरी तरीके से गलत है, क्योंकि ये जो पेड़ है, सॉरी पौधा नहीं है, ये पेड़ है, ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है और इसकी जड़ें जमीन में उस गहराई तक जाती हैं जब तक पानी तक ना पहुंच जाएं। तो बी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक परजीवी पौधा है जिसमें क्लोरोफिल नहीं होता और वह अपना पोषण पूरी तरह से एक मेजबान पौधे से प्राप्त करता है? पहला है अमरवेल, दूसरा है मनी प्लांट, तीसरा पीपल और चौथा है बरगद। तो इसमें आपका जो उत्तर होगा वह होगा पहला विकल्प अमरवेल। अमरवेल एक पीले रंग की पतली धागे जैसी लता होती है, इसमें क्लोरोफिल नहीं होता, इसलिए यह प्रकाश संश्लेषण नहीं कर सकती, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है। अब यह जिस पेड़ पर लटकती है उसकी शाखाओं में अपनी विशेष जड़ें घुसाकर सीधे उसका तैयार भोजन सोख लेती है, इसलिए इसे पूर्ण स्तंभ परजीवी कहते हैं। तो ये आपको याद रखना है, यानी जिस पेड़ पर ये पूरी तरीके से फैल जाती है उसी से अपना भोजन भी प्राप्त करने लगती है। तो पहला विकल्प इसमें आपका उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान हरे पौधों द्वारा किस गैस को अवशोषित किया जाता है? पहला है ऑक्सीजन, दूसरा नाइट्रोजन, तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड और चौथा हाइड्रोजन। तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में हवा से कार्बन डाइऑक्साइड और जड़ से पानी लेकर कार्बोहाइड्रेट यानी भोजन बनाते हैं। इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है। तो हमसे पूछा गया है कि कौन सी गैस अवशोषित करते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड। सी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तटीय दलदलों और मैंग्रोव जैसे अत्यधिक लवण सांद्रता वाले क्षेत्रों में उगने वाले पौधों को क्या कहते हैं? पहला है मरुद्भिद, दूसरा है जलोद्भिद, तीसरा है लवणोद्भिद और चौथा है समोद्भिद। तो अत्यधिक नमक वाली दलदली मिट्टी में उगने वाले पौधों को लवणोद्भिद कहते हैं, यानी हेलोफाइट्स कहते हैं। सी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। और मैंग्रोव जैसे सुंदरी का पेड़ इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। इन पौधों की जड़ें ऑक्सीजन की कमी के कारण जमीन से ऊपर खूंटी की तरह निकल जाती हैं, जिन्हें श्वसन जड़ें कहते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस जीव के दांत नहीं होते लेकिन वह अपने भोजन को पीसने के लिए गिजार्ड नामक एक विशेष अंग का प्रयोग करता है? पहला है सांप, दूसरा कछुआ, तीसरा है पक्षी जैसे कबूतर और चौथा है मेढक। तो इसमें जो आपका उत्तर होगा वह होगा सी विकल्प पक्षी। जैसे उदाहरण के तौर पर आप मान सकते हैं कबूतर। तो पक्षियों के मुंह में दांत नहीं होते, उनकी केवल कठोर चोंच होती है। वे अनाज के दानों को पीसने के लिए अनाज के दानों को सीधे निगल जाते हैं। उनके पाचन तंत्र में एक विशेष थैलीनुमा मजबूत अंग होता है जिसे गिजार्ड कहते हैं या पेशड़ी कहते हैं। यह भोजन को महीन पीसने का काम करता है। तो इसमें आपका सी विकल्प उत्तर होगा पक्षी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, बरगद के पेड़ की लटकती हुई जड़ें जो इसकी विशाल शाखाओं को यांत्रिक सहारा प्रदान करती हैं किस प्रकार की जड़ें हैं? पहला है मूसला जड़ें, दूसरा है अपस्थानिक या स्तंभ जड़ें, तीसरा है रेशेदार जड़ें और चौथा है श्वसन जड़ें। तो बरगद का पेड़ आप सभी लोगों ने देखा होगा, बहुत ही विशाल पेड़ होता है और इसकी भारी शाखाओं को सहारा देने के लिए टहनियों से जड़ें निकलकर नीचे जमीन की ओर बढ़ती हैं और खंभों की तरह मिट्टी में धंस जाती हैं। इन्हें प्रॉप रूट्स या स्तंभ जड़ें कहा जाता है। तो इसमें जो आपका उत्तर होगा वह होगा आपका बी विकल्प अपस्थानिक या स्तंभ जड़ें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट भी है। अगला प्रश्न है, कौन सा सरीसृप अपने परिवेश में घुलने मिलने के लिए क्रोमेटोफोर नामक विशेष कोशिकाओं का उपयोग करके अपने शरीर का रंग तेजी से बदलता है? पहला है घरेलू छिपकली, दूसरा मगरमच्छ, तीसरा गिरगिट और चौथा कछुआ। तो ये प्रश्न तो गलत होना नहीं चाहिए। आप सभी लोगों ने देखा होगा कि गिरगिट जो है रंग बदलता है और मुहावरा भी बनाया गया है कि गिरगिट की तरीके से रंग बदलना, इस तरीके से कहा जाता है, एक कहावत कही जाती है। तो गिरगिट जो है ये रंग बदल जाता है। जैसे ये पेड़ पर बैठा होगा पत्तियों पर तो ये हरा दिखाई देगा, ये लकड़ी पर बैठा होगा तो लकड़ी के समान दिखाई देगा, तो ये रंग बदल जाता है। तो गिरगिट की त्वचा में विशेष रंग द्रव कोशिकाएं होती हैं जिन्हें क्रोमेटोफोर कहा जाता है, क्रोमेटोफोर कहा जाता है। यह माहौल के अनुसार या डर और गुस्से की स्थिति में अपने तंत्र के संदेशों से इन कोशिकाओं को
सिकोड़ या फैलाकर त्वचा का रंग बदल लेते हैं। तो याद रखिएगा, रंग बदलने वाला कौन होता है? गिरगिट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से पानी के नुकसान को कम करने के लिए मरुस्थलीय पौधों में आमतौर पर कौन सा अनुकूलन देखा जाता है? पहला है बड़ी और चौड़ी पत्तियां, दूसरा है पत्तियों का कांटों में रूपांतरित होना, तीसरा है पतली और कमजोर जड़ें, और चौथा है कोई तना ना होना। तो वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से पानी के नुकसान को कम करने के लिए मरुस्थलीय पौधों में आमतौर पर जो अनुकूलन होता है वह होता है पत्तियों का कांटों के रूप में रूपांतरित होना। बी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। मरुस्थलीय पौधों में पानी की भारी कमी होती है। यदि पौधों में बड़ी पत्तियां होंगी तो वाष्पोत्सर्जन से सारा पानी उड़ जाएगा। इसलिए कैक्टस और नागफनी जैसे पौधे जो होते हैं अपनी पत्तियों को कांटों में बदल देते हैं, और प्रकाश संश्लेषण का कार्य उनका हरा और गूदेदार तना करता है। तो ये भी याद रखिएगा, बी विकल्प इसमें आपका उत्तर है। अगला प्रश्न है, स्तनधारियों की विशेषता स्तन ग्रंथियों और शरीर पर बालों की उपस्थिति है। निम्नलिखित में से कौन सा अंडा देने वाला स्तनधारी है? पहला है चमगादड़, दूसरा है कंगारू, तीसरा है प्लेटिपस और चौथा है व्हेल। तो इसमें आपका जो उत्तर होगा वह है सी विकल्प प्लेटिपस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लगभग सभी स्तनधारी सीधे बच्चों को जन्म देते हैं, लेकिन जो डक बिल्ड प्लेटिपस है और एकिडना दो ऐसे अपवाद जीव हैं जो स्तनधारी होने के बावजूद अंडे देते हैं। तो इसमें आपको याद रखना है प्लेटिपस। चलिए आगे बढ़ते हैं। कवक और शैवाल के बीच का वह सहजीवी संबंध क्या कहलाता है जहां दोनों एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं? पहला है अमरवेल, दूसरा लाइकेन, तीसरा है मशरूम और चौथा है नेपेंथिस। तो इसमें जो आपका उत्तर है वह है बी विकल्प लाइकेन। लाइकेन कवक और शैवाल के बीच का एक आदर्श सहजीवी संबंध है। इसमें शैवाल भोजन बनाता है और कवक उसे रहने का स्थान, पानी और खनिज प्रदान करता है। तो इसमें आपका बी विकल्प उत्तर हो जाएगा। लाइकेन जो है वायु प्रदूषण के बहुत अच्छे प्राकृतिक संकेतक हैं, तो ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। केंचुओं को किसानों का मित्र कहा जाता है। इसके पीछे प्राथमिक पारिस्थितिक कारण क्या है? पहला है वे हानिकारक कीड़ों को खाते हैं, दूसरा है वे मिट्टी को खोद कर नरम और हवादार बनाते हैं तथा मल से उपजाऊ बनाते हैं, तीसरा है वे खरपतवार को नष्ट करते हैं, और चौथा है वे पौधों को पानी देते हैं। तो केंचुओं को किसानों का मित्र कहा जाता है, बिल्कुल कहा जाता है। ये प्रश्न पूछा भी जाता है। क्यों कहा जाता है? केंचुए जो होते हैं जमीन के अंदर निरंतर ऊपर नीचे घूमते हुए मिट्टी को खाते हैं और उसे भुरभुरी बना देते हैं। इससे मिट्टी में ऑक्सीजन और पानी आसानी से अंदर तक पहुंच जाता है, और उनके मल में प्रचुर मात्रा में पोषक तत्व होते हैं जो खाद का काम करते हैं। तो इसमें जो आपका उत्तर होगा वह बी विकल्प हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, एक अत्यधिक मूल्यवान मसाला केसर क्रोकस सैटिवस पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है? पहला है पत्ती, दूसरा है वर्तिकाग्र, तीसरा है जड़ और चौथा है छाल। तो ये सबसे महंगा मसाला होता है केसर, और वास्तव में क्रोकस पौधे के फूलों के बीच पाए जाने वाले महीन धागे जैसी संरचनाएं होती हैं जिन्हें वर्तिकाग्र कहा जाता है। तो इसमें आपका जो उत्तर होगा वह बी विकल्प हो जाएगा, वर्तिकाग्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। जंतुओं का निम्नलिखित में से कौन सा समूह पूरी तरह से ठंडे खून वाला होता है और सर्दियों के दौरान शीत निद्रा में चला जाता है? पहला है पक्षी और स्तनधारी, दूसरा है मेढक और छिपकली, तीसरा है मनुष्य और गाय, और चौथा है चील और चमगादड़। तो अभी मैंने आपको बताया ही था कि जो छिपकली होती है ये सर्दियों के मौसम में कहीं गायब हो जाती है, शीत निद्रा में चली जाती है। तो इसमें आपका बी विकल्प उत्तर हो जाएगा, मेढक और छिपकली। और ये गर्मियों में फिर से दिखाई देती है, ये सर्दियों में नहीं दिखाई देती, शीत निद्रा में चली जाती है। बी विकल्प इसमें आपका उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मलेरिया के उपचार के दौरान उपयोग की जाने वाली पारंपरिक दवा कुनैन किस पेड़ की छाल से निकाली जाती है?
पहला है यूकेलिप्टिस, दूसरा है सिनकोना, तीसरा है नीम और चौथा है देवदार। तो जो सिनकोना पेड़ होता है, तो इस पेड़ की छाल में कुनैन नामक एल्कलॉइड पाया जाता है। सदियों से इस छाल के पाउडर या रस का उपयोग मलेरिया के बुखार को ठीक करने के लिए अचूक दवा के रूप में किया जाता है। तो इसमें जो आपका उत्तर होगा वह बी विकल्प हो जाएगा, सिनकोना। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सी संरचनात्मक विशेषता कमल जैसे जलोद्भिद पौधों को पानी की सतह पर आसानी से तैरने में मदद करती है? पहला है भारी और ठोस तना, दूसरा है तने और पत्तियों में बड़े वायु कोष्ठक, तीसरा है बहुत लंबी मूसला जड़ें और चौथा है कांटों की उपस्थिति। तो इसमें आपका जो उत्तर होगा वह बी विकल्प हो जाएगा, तने और पत्तियों में बड़े वायु कोष्ठक, जिन्हें एरेनकाइमा कहा जाता है। बी विकल्प इसमें आपका उत्तर है। जलीय पौधों के तनों और डंठलों के अंदर बहुत बारीक हवा से भरे हुए खोखले कोष्ठक होते हैं, यानी एयर स्पेस होते हैं, जिन्हें एरेनकाइमा ऊतक कहा जाता है। यह हवा इन पौधों को हल्का बनाए रखती है, जिससे ये पानी की सतह पर तैरते रहते हैं और गलते नहीं हैं। तो बी विकल्प इसमें आपका उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सी पक्षी की प्रजाति आर्कटिक क्षेत्र से अंटार्कटिक क्षेत्र तक और वापस अपनी लंबी दूरी के वार्षिक प्रवास के लिए प्रसिद्ध है? पहला है साइबेरियन क्रेन, दूसरा है आर्कटिक टर्न, तीसरा है राजहंस और चौथा है गौरैया। तो आर्कटिक टर्न दुनिया का सबसे लंबा प्रवास करने वाला पक्षी है। हर साल उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव और फिर वापस उत्तरी ध्रुव तक लगभग 70,000 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय करता है, ताकि इसे हमेशा अनुकूल मौसम और भोजन मिल सके। तो इसमें आपका बी विकल्प उत्तर हो जाएगा, आर्कटिक टर्न। चलिए आगे बढ़ते हैं। दालें लेगुमिनोसी परिवार से संबंधित हैं। वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिर करने के लिए इन पौधों की जड़ों की ग्रंथियों में कौन सा जीवाणु रहता है? पहला है लैक्टोबैसिलस, दूसरा है राइजोबियम, तीसरा है इकोलाई और चौथा है साल्मोनेला। तो अरहर, चना, मूंग जैसी दलहनी फसलों की जड़ों में छोटी छोटी गांठें होती हैं। इन गांठों में राइजोबियम नामक बैक्टीरिया रहता है। यह हवा की नाइट्रोजन को सोखकर पौधे के लिए उपयोगी नाइट्रेट में बदलता है, जिससे मिट्टी की उपजाऊ शक्ति स्वतः बढ़ जाती है। तो याद रखिए, राइजोबियम। बी विकल्प इसमें आपका उत्तर है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस पौधों में पत्तियां कीड़ों को पकड़ने के लिए घड़े जैसी संरचना में रूपांतरित हो जाती हैं? पहला है अमरबेल, दूसरा है नेपेंथिस या घटपड़ी, तीसरा कैक्टस और चौथा मनी प्लांट। तो अभी आपको बताया ही था, पहला जो प्रश्न था वह कीटभक्षी पौधे से ही संबंधित था। तो इसमें आपका भी विकल्प उत्तर हो जाएगा, घटपड़ी या नेपेंथिस। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक ठंडे खून वाला जंतु है जो सर्दियों के दौरान शीत निद्रा में चला जाता है? पहला है गौरैया, दूसरा मेढक, तीसरा चूहा और चौथा कुत्ता। तो इसमें आपका भी विकल्प उत्तर हो जाएगा, मेढक। मेढक और छिपकली सर्दियों में शीत निद्रा में चले जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। लाइकेन किस प्रकार के पर्यावरण प्रदूषण के अच्छे संकेतक माने जाते हैं? पहला है जल प्रदूषण, दूसरा है वायु प्रदूषण, तीसरा है ध्वनि प्रदूषण और चौथा है मृदा प्रदूषण। तो लाइकेन जो होते हैं, लाइकेन कवक और शैवाल के सहजीवन से बनते हैं। ये हवा में सल्फर डाइऑक्साइड के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होते हैं। जहाँ वायु प्रदूषण अधिक होता है वहाँ लाइकेन सूख जाते हैं और उगते ही नहीं। तो इसमें आपका बी विकल्प उत्तर हो जाएगा, वायु प्रदूषण के संकेतक है, बी विकल्प उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। साइबेरियन क्रेन का भारत के केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में होने वाला लंबी दूरी का वार्षिक प्रवास किस क्षेत्र से होता है? पहला है अफ्रीका, दूसरा है साइबेरिया, तीसरा है ऑस्ट्रेलिया और चौथा है ब्राजील। तो साइबेरियन क्रेन सर्दियों के महीनों में रूस के ठंडे साइबेरिया क्षेत्र से उड़कर राजस्थान के भरतपुर में स्थित केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में आते हैं। केवलादेव घना पक्षी विहार। तो इसमें आपका भी विकल्प उत्तर हो जाएगा, साइबेरिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक रूपांतरित भूमिगत तने का उदाहरण है जो भोजन का संचयन करता है? पहला है गाजर, दूसरा आलू, तीसरा है मूली और चौथा है शकरकंद। तो पूछा गया है कि कौन सा रूपांतरित भूमिगत तने का उदाहरण है, तो वह है आपका आलू। आलू जो होता है ये तना होता है। गाजर जड़ है, मूली जड़ है, शकरकंद भी जड़ है, लेकिन आलू क्या है, तना है। तो आलू, अदरक और हल्दी भूमिगत तने के उदाहरण हैं जो भोजन संचय के कारण फूल जाते हैं, जबकि गाजर, मूली, शकरकंद, शलजम ये जड़ के उदाहरण हैं।
तो ये आपको याद रखना है, बी विकल्प इसमें आपका उत्तर है। अगला प्रश्न है, रेशम कीट के जीवन चक्र के किस चरण से रेशम प्राप्त किया जाता है? पहला है अंडा, दूसरा लार्वा, तीसरा कोकून और चौथा है वयस्क कीट। तो रेशम के कीड़े शहतूत की पत्तियों पर पाले जाते हैं। लार्वा जब अपने चारों ओर प्रोटीन से बने धागे का एक सुरक्षात्मक आवरण बुन लेता है तो उस अवस्था को कोकून या प्यूपा कहते हैं, और इसी कोकून को उबाल कर रेशम का धागा निकाला जाता है। तो इसमें आपका सी विकल्प उत्तर हो जाएगा, कोकून। चलिए आगे बढ़ते हैं। रेड डेटा बुक जो पौधों और जंतुओं की लुप्त प्राय प्रजातियों का रिकॉर्ड रखती है, किस संगठन द्वारा प्रकाशित की जाती है? पहला है WWF, दूसरा है IUCN, तीसरा है UNEP और चौथा है WCO। अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो विश्व स्तर पर संकटग्रस्त और विलुप्त होने की कगार पर खड़े पौधों और पशुओं की सूची रेड डेटा बुक में रखी जाती है, जिसे 1964 से IUCN संस्था द्वारा जारी किया जा रहा है। तो इसमें आपका बी विकल्प उत्तर हो जाएगा, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। बी विकल्प इसमें आपका उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस जानवर के दांत जीवन भर बढ़ते रहते हैं, जिसके कारण उसे चीजों को कुतरते रहना पड़ता है? पहला है बिल्ली, दूसरा गिलहरी, तीसरा छिपकली और चौथा है बाघ। तो जो गिलहरी होती है, इसके जो आगे के दांत है ये जीवन भर बढ़ते रहते हैं, और दांत अधिक लंबे ना हो जाएं, इसलिए ये लगातार चीजों को कुतरती रहती है ताकि इसके दांत घिसते रहें। तो इसमें आपका बी विकल्प उत्तर हो जाएगा, गिलहरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पौधे सूर्य के प्रकाश, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करके अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, क्या कहलाती है? पहला है श्वसन, दूसरा वाष्पोत्सर्जन, तीसरा प्रकाश संश्लेषण और चौथा है अंकुरण। तो जिसके द्वारा हरे पौधे प्रकाश, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करके अपना भोजन बनाते हैं, वह कहलाती है प्रकाश संश्लेषण। सी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस पेड़ या पौधे को बंगाल का आतंक कहा जाता है, क्योंकि यह रुके हुए पानी में तेजी से बढ़ता है और ऑक्सीजन सोख लेता है? पहला है यूकेलिप्टस, दूसरा है जलकुंभी, तीसरा है बरगद और चौथा है केला। तो जलकुंभी मूल रूप से दक्षिण अमेरिका का पौधा है, जिसे इसके सुंदर फूलों के लिए भारत लाया गया था। यह रुके हुए पानी में इतनी तेजी से फैलता है कि पानी की सारी ऑक्सीजन खींच लेता है, जिससे मछलियां मर जाती हैं, इसलिए इसे बंगाल का आतंक कहा जाता है। तो इसमें आपका बी विकल्प उत्तर हो जाएगा, वाटर हाइसिंथ इसे कहते हैं, जलकुंभी। चलिए आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए। अगला प्रश्न है, वे जंतु जो पौधों और अन्य जंतुओं का मांस दोनों खाते हैं, उन्हें किस श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है? पहला है शाकाहारी, दूसरा है मांसाहारी, तीसरा है सर्वाहारी और चौथा है अपघटक। तो जो पेड़ पौधे से भी अपना भोजन प्राप्त कर लेते हैं और जंतुओं का मांस भी खा लेते हैं, तो ये कहलाते हैं सर्वाहारी। सी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। जैसे मनुष्य है, कौवा है, कुत्ता है, ये सभी सर्वाहारी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पक्षियों के व्यवहार, प्रवास और आवासों सहित उनके वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? पहला है एंटोमोलॉजी, दूसरा है ऑर्निथोलॉजी, तीसरा है इक्थियोलॉजी और चौथा है हर्पेटोलॉजी। तो पक्षियों के व्यवहार, प्रवास और आवासों सहित उनके वैज्ञानिक अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। बी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। और भारत के डॉक्टर सलीम अली को बर्डमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, जो एक महान और ऑर्निथोलॉजिस्ट थे। तो ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मलेरिया को ठीक करने के लिए पारंपरिक दवा बनाने के लिए सिनकोना पेड़ के किस भाग का उपयोग किया जाता है? पहला है पत्तियां, दूसरा जड़, तीसरा छाल और चौथा बीज। तो इसकी छाल का प्रयोग किया जाता है। सी विकल्प इसमें आपका उत्तर है, छाल। और इससे कुनैन नामक दवा प्राप्त की जाती है, तो ये भी याद रखिए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक बिना फूल वाला पौधा है जो बीजाणुओं के माध्यम से प्रजनन करता है और टेरिडोफाइटा समूह से संबंधित है? पहला है आम, दूसरा फर्न, तीसरा गुलाब और चौथा सरसों। तो फर्न जो है ये टेरिडोफाइटा समूह का एक मुख्य पौधा है। इसमें वास्तविक जड़, तना, पत्तियां होती हैं, लेकिन फूल और बीज नहीं बनते। ये नम और छायादार स्थानों पर उगते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए। बी विकल्प इसमें आपका उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक स्तनधारी जीवित बच्चों को जन्म देते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक अपवाद है जो बच्चों को जन्म देने के बजाय अंडे देता है? तो अभी इस तरीके का प्रश्न आ चुका है।
पहला विकल्प है व्हेल, दूसरा चमगादड़, तीसरा प्लेटिपस और चौथा डॉल्फिन। तो प्लेटिपस जो है बतख जैसी चोंच वाला प्लेटिपस और कांटों वाला एकिडना, दो ऐसे स्तनधारी जीव हैं जो बच्चों के बजाय अंडे देते हैं, लेकिन स्तनधारी हैं, ये याद रखिए। सी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मरुस्थलीय पौधों की पत्तियां अक्सर कांटों में रूपांतरित हो जाती हैं, इस अनुकूलन का प्राथमिक कारण क्या है? पहला है जानवरों से रक्षा के लिए, दूसरा है वाष्पोत्सर्जन द्वारा पानी के नुकसान को कम करने के लिए, तीसरा है सूर्य का प्रकाश अधिक सोखने के लिए और चौथा है पौधे को सुंदर बनाने के लिए। तो मरुस्थलीय पौधों की पत्तियां कांटों में रूपांतरित हो जाती हैं वाष्पोत्सर्जन द्वारा पानी के नुकसान को कम करने के लिए। बी विकल्प उत्तर है। अगला प्रश्न है, कौन सी अनूठी पक्षी प्रजाति हवा में मंडराते समय फूलों से मकरंद चूसने के लिए अपनी लंबी सुई जैसी चोंच के लिए जानी जाती है? पहला है हमिंग बर्ड, दूसरा कौवा, तीसरा कबूतर और चौथा मैना। तो हमिंग बर्ड जो है दुनिया का सबसे छोटा पक्षी है जो हवा में आगे और पीछे दोनों ओर उड़ सकता है। इसकी चोंच लंबी और पतली होती है जिससे यह फूलों की गहराई से रस चूसता है। गुंजन पक्षी भी इसे कहते हैं। पहला विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फलीदार पौधों की जड़ों की ग्रंथियों में पाया जाने वाला राइजोबियम नामक जीवाणु कौन सा कार्य करता है? पहला है प्रकाश संश्लेषण, दूसरा है नाइट्रोजन स्थिरीकरण, तीसरा है जल अवशोषण और चौथा है वाष्पोत्सर्जन। तो फलीदार पौधों की जड़ों की ग्रंथियों में पाए जाने वाला राइजोबियम क्या करता है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करता है। बी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस जीव की आंखें नहीं होती लेकिन वह अपनी अत्यधिक संवेदनशील त्वचा के माध्यम से अपने परिवेश को महसूस करता है? पहला है सांप, दूसरा केंचुआ, तीसरा बिच्छू और चौथा चूहा। तो जो केंचुआ होता है इसके पास आंखें नहीं होती हैं। इसकी त्वचा पर विशेष प्रकाश संवेदी और स्पर्श संवेदी कोशिकाएं होती हैं जिससे यह जमीन के कंपन को और प्रकाश को महसूस करता है। तो बी विकल्प इसमें आपका उत्तर है केंचुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेलामेन ऊतक जो सीधे हवा से नमी को अवशोषित करता है किन पौधों की जड़ों में पाया जाता है? पहला है मरुद्भिद, दूसरा है अधिपादप या ऑर्किड, तीसरा है जलोद्भिद और चौथा है लवणोद्भिद। तो जो ऑर्किड जैसे पौधे दूसरे पेड़ों की शाखाओं पर उगते हैं, इनकी हवा में लटकती हुई जड़ों में विशेष स्पंज जैसा ऊतक होता है जिसे वेलामेन कहते हैं। यह ऊतक वायुमंडल की नमी और हवा को सीधे सोख लेता है। तो अधिपादप या ऑर्किड। बी विकल्प इसमें आपका उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक शीत रक्त वाला जंतु का उदाहरण है? पहला है गौरैया, दूसरा बिल्ली, तीसरा छिपकली और चौथा है गाय। तो अभी आपको मैंने इस प्रश्न के बारे में कई बार बताया। छिपकली जो है सरीसृप वर्ग के अंतर्गत आती है। अगला प्रश्न है, दूध से दही बनने की प्रक्रिया किस सूक्ष्म जीव के कारण होती है? पहला है प्लाज्मोडियम, दूसरा लैक्टोबैसिलस, तीसरा राइजोबियम और चौथा है कवक। तो दूध से दही बनने की प्रक्रिया लैक्टोबैसिलस जीवाणु के कारण होती है। बी विकल्प इसमें आपका उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संरचना मछली को पानी में घुली हुई ऑक्सीजन से सांस लेने में मदद करती है? पहला है फेफड़े, दूसरा है गलफड़े या गिल्स, तीसरा है त्वचा और चौथा है पंख। तो मछलियां जो होती हैं गलफड़ों के माध्यम से पानी के अंदर घुली हुई ऑक्सीजन को अवशोषित करती हैं और श्वसन क्रिया पूरी करती हैं। तो इसमें आपका बी विकल्प उत्तर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए, गलफड़े या गिल्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। जट्रोफा एक बहुत प्रसिद्ध पौधा है जिसके बीजों का उपयोग किस वैकल्पिक ईंधन के उत्पादन के लिए किया जाता है? पहला है बायोगैस, दूसरा बायोडीजल, तीसरा है सीएनजी और चौथा है कोयला गैस। तो जट्रोफा एक झाड़ीदार पौधा है जिसके बीजों से लगभग 30 से 40% तक तेल निकाला जाता है। इस तेल को रिफाइन करके बायोडीजल बनाया जाता है जो प्रदूषण रहित होता है। तो बी विकल्प इसमें आपका उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैविक वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक वास्तविक मछली है? पहला है जेलीफिश, दूसरा स्टार फिश, तीसरा समुद्री घोड़ा और चौथा है सिल्वर फिश। तो जैविक वर्गीकरण के अनुसार जो वास्तविक मछली है वह है समुद्री घोड़ा। नाम के बावजूद ये एक वास्तविक मीन यानी मछली है, जबकि जेलीफिश और स्टार फिश वास्तविक मछलियां नहीं हैं। तो याद रखिए समुद्री घोड़ा इसमें आपका उत्तर हो जाएगा, सी हॉर्स जिसे कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानव तंत्र की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाइयों को क्या कहा जाता है? पहला है नेफ्रॉन, दूसरा न्यूरॉन, तीसरा कोशिका और चौथा कशेरुका। तो मानव तंत्रिका की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाइयों को क्या कहा जाता है? न्यूरॉन। बी विकल्प इसमें आपका उत्तर होगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस पौधे को पर्यावरण का दुश्मन या पारिस्थितिक आपदा माना जाता है क्योंकि यह भूमिगत जल स्तर को तेजी से कम करता है? पहला है नीम, दूसरा यूकेलिप्टिस, तीसरा है केला और चौथा है बरगद। तो यूकेलिप्टिस जो है मूल रूप से ऑस्ट्रेलिया का पौधा है। यह बहुत अधिक पानी सोखता है जिसके कारण इसके आसपास की जमीन सूख जाती है और भू जल स्तर गिर जाता है। इसे पारिस्थितिक आतंकवादी भी कहा जाता है। तो इसमें आपका बी विकल्प उत्तर हो जाएगा, यूकेलिप्टिस। चलिए आगे बढ़ते हैं। घास और पत्तियों से सेलुलोज को पचाने में मदद करने के लिए किस जीव में अत्यधिक लंबा पाचन तंत्र पाया जाता है? पहला है बाघ, दूसरा गाय, तीसरा बिल्ली और चौथा है चील। तो इसमें जो आपका उत्तर है वह है गाय, काऊ। शाकाहारी जीवों जैसे गाय की छोटी आंत बहुत लंबी होती है क्योंकि सेलुलोज एक जटिल कार्बोहाइड्रेट है जिसे पचाने में काफी समय और विशेष बैक्टीरिया की आवश्यकता होती है। तो इसमें आपका बी विकल्प उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वे जंतु जिनमें रीढ़ की हड्डी या कशेरुक दंड नहीं होता उन्हें किस श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है? पहला है कशेरुकी, दूसरा अकशेरुकी, तीसरा स्तनधारी और चौथा उभयचर। तो जिनमें रीढ़ की हड्डी या कशेरुक दंड नहीं होता वे अकशेरुकी कहलाते हैं। बी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पादप ऊतक जड़ों से पत्तियों तक पानी और घुले हुए खनिजों के परिवहन के लिए जिम्मेदार है? पहला है फिलोएम, दूसरा है जाइलम, तीसरा है कॉर्टेक्स और चौथा है एपिडर्मिस। तो इसमें जो आपका उत्तर होगा वह होगा जाइलम। जाइलम जो है पौधों में जड़ों द्वारा सोखे गए जल और खनिजों को पत्तियों तक ऊपर की ओर ले जाता है। तो बी विकल्प इसमें आपका उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानव आंख का कौन सा भाग कैमरा शटर की तरह काम करता है जो आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है? पहला है कॉर्निया, दूसरा आइरिस, तीसरा रेटिना और चौथा लेंस। तो आइरिस जो है आंख के पुतली के आकार को नियंत्रित करती है जिससे तेज रोशनी में पुतली सिकुड़ जाती है और कम रोशनी में फैल जाती है। तो इसमें आपका बी विकल्प उत्तर हो जाएगा, आइरिस। अगला प्रश्न है, किंग कोबरा का विष मुख्य रूप से किस प्रकार का विष होता है जो तंत्रिका तंत्र पर हमला करता है? पहला है न्यूरोटॉक्सिन, दूसरा है हीमोटॉक्सिन, तीसरा है साइटोटॉक्सिन और चौथा है मायोटॉक्सिन। अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट। तो किंग कोबरा का जहर न्यूरोटॉक्सिक होता है। यह काटने के बाद सीधे तंत्रिका तंत्र पर असर करता है जिससे श्वसन मांसपेशियां काम करना बंद कर देती हैं और दम घुटने लगता है। तो इसमें आपका पहला विकल्प उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। जीवों का निम्नलिखित में से कौन सा समूह वन पारिस्थितिकी तंत्र में प्राथमिक उत्पादों के रूप में कार्य करता है? पहला है शाकाहारी जंतु, दूसरा है मांसाहारी जंतु, तीसरा है हरे पौधे और चौथा है कवक और बैक्टीरिया। तो इसमें जो आपका उत्तर होगा वह होगा सी विकल्प, हरे पौधे। हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की मदद से अपना भोजन खुद बनाते हैं इसलिए इन्हें उत्पादक कहा जाता है। पूरा पारिस्थितिकी तंत्र इन पर निर्भर होता है। सी विकल्प उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस विशेष कोशिकांग में हरा वर्णक क्लोरोफिल होता है और यह पादप कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषण का स्थान है? पहला है माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा है हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट, तीसरा है राइबोसोम और चौथा है लाइसोसोम। तो इसमें जो आपका उत्तर है वह है आपका बी विकल्प, हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट। ये केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। इसके अंदर क्लोरोफिल होता है जो सूर्य के प्रकाश को सोखकर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पूरी करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्तनधारी हवा में उड़ने में सक्षम है और रात में रास्ता खोजने के लिए इको लोकेशन का उपयोग करता है, प्रतिध्वनि निर्धारण का? पहला है शुतुरमुर्ग, दूसरा है चमगादड़, तीसरा है चील और चौथा है कबूतर। तो इसमें आपका जो उत्तर है वह है चमगादड़। चमगादड़ एकमात्र ऐसा स्तनधारी जीव है जो उड़ सकता है। उड़ते समय यह उच्च आवृत्ति वाली पराश्रव्य तरंगें छोड़ता है जो सामने की बाधा से टकराकर वापस आती हैं। तो इसमें आपका बी विकल्प उत्तर होगा, चमगादड़। चलिए आगे बढ़ते हैं। पौधों में पत्तियों से तैयार भोजन को पौधे के अन्य भागों तक ले जाने का कार्य किस ऊतक द्वारा किया जाता है? पहला है जाइलम, दूसरा है फ्लोएम, तीसरा है रंध्र और चौथा है मूल रोम। तो भोजन को अन्य भागों तक ले जाने का कार्य फ्लोएम द्वारा किया जाता है। बी विकल्प इसमें आपका
उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। शुष्क क्षेत्रों में कई दिनों तक बिना पानी के रहने के अनुकूलन के कारण किस जानवर को पारंपरिक रूप से रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है? पहला है घोड़ा, दूसरा ऊंट, तीसरा गधा और चौथा हाथी। तो रेगिस्तान का जहाज ऊंट को कहा जाता है। बी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। ऊंट के जो पैर होते हैं गद्देदार होते हैं, जो रेत में धंसते नहीं हैं। यह अपने कुवड़ में वसा जमा करता है और पानी के बिना हफ्तों तक रह सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वह घटना क्या कहलाती है जहां एक पौधा अपनी वृद्धि के दौरान प्रकाश के स्रोत की ओर झुक जाता है? पहला है जलानुवर्तन, दूसरा है प्रकाशानुवर्तन, तीसरा है गुरुत्वानुवर्तन और चौथा है स्पर्शानुवर्तन। तो वह घटना जहां पौधा अपनी वृद्धि के दौरान प्रकाश के स्रोत की ओर झुक जाता है प्रकाशानुवर्तन कहलाती है। बी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान हरे पौधों द्वारा उत्पाद के रूप में कौन सी गैस छोड़ी जाती है? बाई प्रोडक्ट के रूप में। पहला है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा है ऑक्सीजन, तीसरा नाइट्रोजन और चौथा है ओजोन। तो प्रकाश संश्लेषण की रासायनिक क्रिया में पानी के अणुओं के टूटने से ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है, जो पृथ्वी पर जीवों के लिए बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। बी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा, ऑक्सीजन। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में पाया जाने वाला एक गैर जहरीला सांप है, यानी बिना जहर का, जो अपने शिकार को लपेट कर मारता है? पहला है किंग कोबरा, दूसरा है रसेल वाइपर, तीसरा है भारतीय अजगर यानी पाइथन और चौथा है करैत। तो इसमें जो आपका उत्तर है वह है आपका सी विकल्प, भारतीय अजगर। अजगर में जहर नहीं होता, यह शिकार को अपने भारी शरीर से जकड़ लेता है, जिससे शिकार का दम घुट जाता है और फिर ये उस शिकार को पूरा निगल जाता है। तो सी विकल्प इसमें आपका उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। घटपड़ी पौधा कीड़ों को मुख्य रूप से इसलिए पकड़ता है क्योंकि यह ऐसी मिट्टी में उगता है जिसमें किस पोषक तत्व की कमी होती है? पहला है कैल्शियम, दूसरा नाइट्रोजन, तीसरा फास्फोरस और चौथा पोटेशियम। तो ये दलदली भूमि में उगता है और उस भूमि में नाइट्रोजन की कमी होती है। तो बी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस कोशिकांग को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? क्योंकि यह श्वसन के दौरान एटीपी के रूप में ऊर्जा उत्पन्न करता है। पहला है केंद्रक, दूसरा है माइटोकॉन्ड्रिया, तीसरा है गोल्जिका और चौथा है लाइसोसोम। तो कोशिका का पावर हाउस यानी पावर हाउस ऑफ सेल माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। बी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है, जिससे ऊर्जा निकलती है और एटीपी के रूप में संचित होती है, इसलिए इसे पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते। कौन सा अनूठा अनुकूलन ध्रुवीय भालू को आर्कटिक क्षेत्र के जमा देने वाले तापमान में जीवित रहने में मदद करता है? पहला है बहुत पतली त्वचा, दूसरा है त्वचा के नीचे वसा की एक मोटी परत और सफेद फर, तीसरा है पंखों की उपस्थिति और चौथा है बहुत बड़े कान। तो ध्रुवीय भालू की त्वचा के नीचे वसा की एक बहुत मोटी परत होती है जो इंसुलेटर का काम करती है और इसके सफेद फर इसे बर्फ में छिपने में मदद करते हैं। तो इसमें आपका बी विकल्प उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के राष्ट्रीय वृक्ष यानी बरगद के पेड़ का वैज्ञानिक नाम क्या है? पहला है मैंगीफेरा इंडिका, दूसरा है फाइकस बेंगालेंसिस, तीसरा है अजाडीरेक्टा इंडिका और चौथा है ओसिमम सेक्टम। तो बरगद का वैज्ञानिक नाम क्या है? फाइकस बेंगालेंसिस। बी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जंतुओं का कौन सा वर्ग भूमि और जल दोनों पर रहता है, जिसकी त्वचा नम और बिना सल्क के होती है और वह कायांतरण से गुजरता है? पहला है सरीसृप, दूसरा है उभयचर, तीसरा है मत्स्य और चौथा है स्तनधारी। तो इसमें आपका जो उत्तर है वह है उभयचर, एम्फीबिया। बी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। मेढक जो होता है ये उभयचर वर्ग में आते हैं। ये पानी और जमीन दोनों पर रह सकते हैं और इनके अंडों से टैडपॉल निकलता है जो बाद में कायांतरण के द्वारा वयस्क बनता है। तो ये भी याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। पादप कोश का भित्ति का मुख्य संरचनात्मक घटक जो कठोरता और सहारा प्रदान करता है वह क्या है? पहला है प्रोटीन, दूसरा सेलुलोज, तीसरा वसा और चौथा स्टार्च। तो पादप कोश का भित्ति का मुख्य संरचनात्मक घटक जो कठोरता और सहारा प्रदान करता है वह सेलुलोज कहलाता है। बी विकल्प इसमें आपका उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा पक्षी उड़ने में असमर्थ है लेकिन एक उत्कृष्ट तैराक है जो विशेष रूप से दक्षिणी गोलार्ध के ठंडे क्षेत्रों में पाया जाता है?
पहला है शुतुरमुर्ग, दूसरा है पेंगुइन, तीसरा है कीवी और चौथा मोर। तो इसमें कहा गया है कि उत्कृष्ट तैराक भी है और दक्षिणी गोलार्ध के ठंडे क्षेत्रों में पाया जाता है। पक्षी है लेकिन उड़ नहीं सकता, तो वह है पेंगुइन। पेंगुइन अंटार्कटिका जैसे बर्फीले क्षेत्रों में पाए जाने वाले पक्षी हैं। इनके पंख तैरने के लिए फिलिपर्स में बदल जाते हैं, जिससे ये पानी के अंदर बहुत तेज तैरते हैं। तो इसमें आपका बी विकल्प उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कवक की कोशिका वित्तीय रासायनिक रूप से पौधों से भिन्न होती है। यह किस जटिल कार्बोहाइड्रेट से बनी होती है? पहला है सेलुलोज, दूसरा काइटिन, तीसरा पेक्टिन और चौथा है सुबेरिन। तो कवकों की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है, जो नाइट्रोजन युक्त जटिल शर्करा है। तो इसमें आपका बी विकल्प उत्तर हो जाएगा काइटिन। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा संवेदी अंग सांप को हवा से रासायनिक कणों को उठाकर अपने परिवेश को सूंघने में मदद करता है? पहला है आंखें, दूसरा है जैक वसन का अंग जीभ, तीसरा है कान और चौथा है त्वचा। तो सांप बार बार अपनी दोमुही जीभ बाहर निकालता है ताकि हवा में मौजूद कणों को समेटकर अपने मुंह के ऊपरी हिस्से में स्थित जैकवसन अंग तक पहुंचा सके, जिससे उसे गंध और दिशा का पता चल सके। तो इसमें आपका बी विकल्प उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आलू के पौधों में वानस्पतिक प्रवर्धन पौधे के किस भाग के माध्यम से होता है? पहला है जड़, दूसरा तना, तीसरा पत्ती और चौथा बीज। तो इसमें आपका बी विकल्प उत्तर हो जाएगा तना। निम्नलिखित में से कौन सा न्यूजीलैंड का मूल निवासी है? मूल निवासी एक उड़ने में असमर्थ पक्षी है जो सभी जीवित रैटेट्स में सबसे छोटा है। पहला है शुतुरमुर्ग, दूसरा एमू, तीसरा कीवी और चौथा पेंगुइन। तो बात आ गई है न्यूजीलैंड की। तो इसमें आपका जो उत्तर होगा वह होगा कीवी। चलिए आगे बढ़ते हैं। पौधों में श्वसन की प्रक्रिया किस संरचना के माध्यम से होती है और यह दिन के किस समय होती है? पहला है केवल दिन में रंध्रों द्वारा, दूसरा है दिन और रात दोनों समय रंध्रों द्वारा, तीसरा है केवल रात में जड़ों द्वारा और चौथा है केवल दिन में पत्तियों द्वारा। तो पूछा जा रहा है कि पौधों में श्वसन की प्रक्रिया किस संरचना के माध्यम से होती है? तो ये रंध्रों के माध्यम से होती है। और ये किस समय होती है? तो आपको याद रखना है श्वसन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो दिन और रात दोनों समय होती है। पौधे रंध्रों के माध्यम से ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। प्रकाश संश्लेषण केवल दिन में होता है, तो ये आपको याद रखना है। और प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन का बड़ी मात्रा में निर्माण होता है, तो ये भी आपको याद रखना है। बी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में पाया जाने वाला एक गैर जहरीला सांप है, यानी कि इसमें जहर नहीं होता है, जिसे अक्सर वाइपर समझ लिया जाता है, यानी चित्तीदार सांप इसे समझ लिया जाता है? पहला है रसेल वाइपर, दूसरा है स्केल्ड वाइपर, तीसरा है कॉमन सैंड बोआ और चौथा है करैत। तो इसमें जो आपका उत्तर होगा वह है आपका सी विकल्प कॉमन सैंड बोआ, यानी दो मुंहा सांप होता है, इसके दो मुंह होते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। सी विकल्प इसमें आपका उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। पौधों के नए बढ़ते तनों और पत्तियों के डंठल को लचीलापन और यांत्रिक शक्ति प्रदान करने के लिए जिम्मेदार पादप ऊतक कौन सा है? पहला है पेरेनकाइमा, दूसरा है कोलेनकाइमा, तीसरा है स्क्लेरेन काइमा और चौथा है जाइलम। तो इसमें जो आपका उत्तर है वह है आपका बी विकल्प कोलेनकाइमा, यानी स्थूल कण ऊतक। कोलेनकाइमा ऊतक की कोशिकाओं के कोनों पर सेलुलोज और पेक्टिन जमा होता है। यह पौधे के नए बढ़ते हिस्सों को मजबूती, लचीलापन और जो नए हिस्से बढ़ रहे होते हैं उन्हें बिना टूटे मुड़ने का लचीलापन और मजबूती प्रदान करता है। तो ये आपको याद रखना है। बी विकल्प इसमें आपका उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संरचना कैटरपिलर यानी रेशम कीट के लार्वा को अपने चारों ओर रेशम के धागे बुनने में मदद करती है? पहला है पैरों की ग्रंथियां, दूसरा है लार ग्रंथियां, तीसरा है त्वचा की परतें और चौथा है मुंह के दांत।
तो इसमें जो आपका उत्तर है वह है बी विकल्प, लार ग्रंथियां और रूपांतरित रेशम ग्रंथियां। बी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। कैटरपिलर के सिर में विशेष रूपांतरित लार ग्रंथियां होती हैं जिन्हें रेशम ग्रंथियां कहते हैं। इनसे निकलने वाला तरल प्रोटीन हवा के संपर्क में आते ही सूखकर पक्का रेशम का धागा बन जाता है, जिससे वह कोकून बुनता है। अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट भी है, याद रखिए। अगला प्रश्न है, वे पौधे जो उनसे पोषण प्राप्त किए बिना केवल शारीरिक सहारे के लिए दूसरे पौधों से जुड़कर उगते हैं क्या कहलाते हैं? पहला है परजीवी, दूसरा है अधिपादप, तीसरा है जलोदभेद और चौथा है मृतोपजीवी। यानी ये दूसरे पौधे से केवल शारीरिक सहारा चाहते हैं, पोषण प्राप्त नहीं करते, तो ये अधिपादप कहलाते हैं। बी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। ऑर्किड और कुछ फर्न इसके उदाहरण हैं। ये ऊंचे पेड़ों की शाखाओं पर केवल सहारे के लिए उगते हैं। ये मेजबान पौधे से भोजन या पानी नहीं लेते, बल्कि अपनी हवा में लटकती जड़ों से नमी सोखते हैं। बी विकल्प इसमें आपका उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर की निम्नलिखित में से किस कोशिका में परिपक्व होने पर केंद्रक नहीं पाया जाता? पहला है श्वेत रक्त कोशिकाएं, दूसरा है लाल रक्त कोशिकाएं, तीसरा है तंत्रिका कोशिकाएं और चौथा है यकृत कोशिकाएं। तो इसमें जो आपका उत्तर है वह है आपका बी विकल्प, आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल्स, लाल रक्त कोशिकाएं। स्तनधारियों की परिपक्व लाल रक्त कोशिकाओं में केंद्रक नहीं होता। ऐसा इसलिए होता है ताकि कोशिका के अंदर हीमोग्लोबिन रखने के लिए अधिकतम जगह मिल सके और ऑक्सीजन का परिवहन हो सके। लेकिन जो ऊंट और लामा है वे इसके अपवाद हैं, तो ये भी याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ पौधों में पत्तियों के किनारे से तरल बूंदों के रूप में पानी के नुकसान की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? पहला है वाष्पोत्सर्जन, दूसरा है बिंदु स्राव, तीसरा है वाष्पीकरण और चौथा है संकरण। तो ये बिंदु स्राव कहलाता है। बी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। रात में या सुबह के समय जब मिट्टी में नमी बहुत अधिक होती है और वाष्पोत्सर्जन कम होता है, तब घास और टमाटर जैसी पत्तियों के किनारों पर मौजूद विशेष छिद्रों से पानी की बूंदें बाहर निकल जाती हैं। इस प्रक्रिया को बिंदु स्राव कहते हैं। तो ये भी याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। घटपर्णी पौधे का कौन सा भाग कीड़ों को पकड़ने के लिए घड़े जैसी संरचना में रूपांतरित होता है? पहला है तना, दूसरा है पत्ती का फलक, तीसरा है जड़ और चौथा है फूल। तो जो पत्ती का फलक होता है, लेमिनार भाग जिसे कहते हैं, लीफ ब्लेड, तो ये जो है घड़े जैसी संरचना में रूपांतरित हो जाता है। इसमें आपका बी विकल्प उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का आखिरी प्रश्न, कौन सा वर्णक मनुष्यों और कई कशेरुकी जीवों के रक्त को लाल रंग देता है जो ऑक्सीजन के परिवहन में मदद करता है? पहला है क्लोरोफिल, दूसरा हीमोग्लोबिन, तीसरा है कैरोटीन और चौथा है मेलेनिन। तो इसमें जो आपका उत्तर है वह है आपका बी विकल्प, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन एक आयरन युक्त प्रोटीन है जो लाल रक्त कोशिकाओं में पाया जाता है। जब यह ऑक्सीजन से जुड़ता है तो इसका रंग चमकीला लाल हो जाता है। यह फेफड़ों से ऑक्सीजन को पूरे शरीर की कोशिकाओं तक ले जाता है। तो आज मैंने 80 क्वेश्चन लिए हैं, यानी कुल 80 प्रश्न। आपको किसी भी प्रश्न में डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और आपको वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट में जरूर बताइएगा। चौथा वीडियो है, 3 वीडियो इसके पहले आ चुके हैं। यदि आपने नहीं देखे हैं तो एक बार समय निकाल कर जरूर देख लीजिएगा। और आप लोगों से बस मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि बस आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट करते रहिए। जितने भी टॉपिक दिए गए हैं सभी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं करवा दूंगी। प्रीवियस ईयर के सभी क्वेश्चन मैं करवा चुकी हूँ। यदि आपने वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। और हिंदी के सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैंने पढ़ा दिए जूनियर प्राइमरी के, और अब मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा रही हूँ, तो आप लोग वो वीडियो भी देख सकते हैं। 16 टॉपिक में कंप्लीट पढ़ा चुकी हूँ। इसकी भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर आपको सभी वीडियो एक साथ मिल जाएंगे। चलिए आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।